साहब अस्सलामुअलैकुम। मेरे ख्याल में आ गए हैं जी, हमारे साथ। जी। रज़ा आप कुछ वेलकम कहना चाह रहे थे जी, कार्यक्रम में? वेलकम गुमरो साहब हमें वक़्त देने के लिए और नाज़रीन हम इनसे वफ़ाक और सिंध के बारे में आज गुमरो साहब का पर्सपेक्टिव भी पेश करेंगे। हम इसके ऊपर दीगर जो ख़यालात हैं साबिक ब्यूरोक्रेट्स के और दीगर माहिर कवानीन के वो भी आपके सामने आज अगले आने वाले दिनों में पेश करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ये एक मसला ये कितना संगीन और शदीद मसला कई महीनों सालों से दरपेश है 18वीं तरमीम के बाद से, तो इसके ऊपर एक सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम जो है वो इसी तरह मजबूत होगा कि जब हम ओपन डिबेट करेंगे इसके ऊपर और वफाक और सूबों के जो इख्तियारात हैं उनकी बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन रहेगी तो तभी ये आगे गाड़ी चलेगी गवर्नेंस की। जी गुमरो साहब, ये मामला सिंध का फिर से अफसरान के तबादलों के ऊपर मुराद अली शाह डट गए हुए हैं और उधर वफाकी हुकूमत का भी प्रेशर है। जरा हमें थोड़ा ये इसकी बैकग्राउंड और इसकी जो जो कानूनी पहलू हैं उस पर तो जरा रोशनी डालिए। या रज़ा साहब, ये जो है वो बड़ा सिंपल इशू है कि आइन में जी, जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के अख्तियारात की तकसीम है कि फेडरल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको जो है उस पर कानून साजी पार्लियामेंट करेगी और फेडरल लिस्ट से जो भी बाहर सब्जेक्ट्स हैं उस पर कानून साजी प्रोविंशियल असेंबली करेगी। और 3 कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं, एक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एविडेंस, ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। उस पर लेजिस्लेशन भी प्रोविंशियल असेंबली कर सकती है और उसको रेगुलेट भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। उससे फेडरल गवर्नमेंट का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन 1949 में विद द एग्रीमेंट ऑफ प्रोविंसेस, उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाई थी विद द एग्रीमेंट ऑफ प्रोविंसेस। फिर उसको जो है वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली आज तक जो है वो कंटिन्यू रखा है और इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में रहे और सूबे अपनी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज नहीं कर सके। तो ये सूबे की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो पुलिसिंग को एक्सटेंड करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर पर एक्सटेंड करती है। और इवन मैं आपको बता दूं कि इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, फॉर एग्जांपल रेंजर्स सिंध में बनाई थी 1943 में और पंजाब में बॉर्डर पुलिस थी। इनको मिला के 1959 में वेस्ट पाकिस्तान रेंजर्स ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया था, वो भी प्रोविंशियल लॉ था। लेकिन बाद में आज तक जो है वो रेंजर्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो प्रोविंशियल एक फोर्स है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। डिफेंस जो है, डिवीजन ऐसे के डिफेंस है, वो फेडरल सब्जेक्ट है। जब प्रोविंसेस को जो है वो फौज की जरूरत पड़ेगी तो आइन के आर्टिकल 245 के तहत वो फेडरल गवर्नमेंट से जो है वो मदद मांगेंगे। अदरवाइज जो लॉ एंड ऑर्डर के तमाम मामला आते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू करके 18th अमेंडमेंट के बाद भी कंटिन्यू करके, मतलब कि उनको सूबे में जो है वो पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी चाहिए उनको एक्सरसाइज करते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली और पुलिस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करते हैं। आईजी की पोस्टिंग और ट्रांसफर में जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो कहते हैं कि हम करेंगे। हालांकि आईजी की जो दूसरे ममालिक हैं, इंडिया में आईजी की जो है पोस्टिंग चीफ मिनिस्टर करता है। जो अमेरिकन स्टेट्स हैं वहां भी पुलिसिंग का पावर स्टेट्स के पास है। तो ये इंटरनेशनली भी फेडरेशन में ऐसे ही है कि पुलिसिंग पावर जो है वो स्टेट्स का होता है और डिफेंस पावर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का होता है। लेकिन जहां उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बनाई हुई है गैरकानूनी तौर पर, हालांकि इंटीरियर मिनिस्ट्री किस पर बनाई हुई है? लॉ एंड ऑर्डर तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट में रोज मिनिस्टर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री क्यों बनाई हुई है जब डिफेंस मिनिस्ट्री है फेडरल गवर्नमेंट में? और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी तो डिफेंस मिनिस्ट्री से मदद लेगी। अदरवाइज पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर इज प्योरली प्रोविंशियल सब्जेक्ट। उसमें फेडरल गवर्नमेंट की आइन के तहत कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जी। फौजिया, आप कुछ पूछना चाह रही हैं इस इशू पे, ये जो सिंध तो और मैं ये वफाक का पूछना चाह रही हूँ कि वो जनरली जो होता है वो हमने सर्विसेज में ऐसे ही देखा गया कि चूंकि फेडरल सिविल सर्विसेज में मैनेजमेंट के, जिसको हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं और पुलिस कहते हैं, इन ये वो दो, एटलीस्ट ये दो क्रिटिकली वो शोबे हैं या सर्विसेज हैं जिनकी जो प्रोविंशियल जिनकी सर्विसेज प्रोविंशियल डिस्पोजल पर जाती हैं।
तो वो हमेशा मुझे यही मालूम है कि प्रोविंस डिमांड करता है कि आप भेजें, मगर जो फेडरल सर्विसेज के एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनको फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कहती है कि आज आपको वापस रिपोर्ट करना है, तो वो ये नहीं कर सकते कि वो पहले चीफ मिनिस्टर से पूछे, उनको अंडर सर्विसेज रूल्स वैसे ही वापस आना पड़ता है। तो आप ये नहीं आप क्या समझते हैं कि जिस तरह दो आपकी बड़ी वफाक और सिंध सूबे की लड़ाई में जो ऑफिसर्स हैं, आपने देखा उनमें से एक इतना बड़ा पलंदा है जिनको डिसिप्लिनरी एक्शन फाइल किया गया है, क्योंकि फेडरल ऑफिसर को तो वापस आना है, उसकी सर्विसेज तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन होल्ड करता है। तो आप ये कैसे देख रहे हैं कि क्या इस तरह जो वफाक के सर्विसेज के लोग सिंध में पोस्टेड हैं या किसी और भी सूबे के साथ ये मसला हो सकता है, वो वहां पोस्टेड होंगे तो उनकी सर्विस पे जो इफेक्ट आ रहा है, हाउ वुड दे वर्क इट आउट? मेरे ख्याल में कि ये जो पुलिस सर्विस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, 18th अमेंडमेंट के बाद इनको जो है वो डिवॉल्व होना चाहिए था प्रोविंसेस को, क्योंकि पुलिसिंग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बेसिकली काम है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और ये इन सब्जेक्ट्स पर कोई कॉमन सर्विस बन नहीं सकती। सीसीआई के सब्जेक्ट जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 में हैं, उन पर कॉमन सर्विस बन सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो आर्टिकल 142 में पार्लियामेंट पर पाबंदी है कि उन पर लेजिस्लेशन पार्लियामेंट नहीं कर सकती। जो पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर हैं, तो पुलिस पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। फेडरल गवर्नमेंट किस आइन के प्रोविजन के तहत ये ऑफिसर्स और ये सर्विस बना के रखी है और ये ऑफिसर्स भेजती है प्रोविंसेस के अंदर कि वहां जाकर ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करे ऑन द डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ये तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन है, क्योंकि पुलिस के सब्जेक्ट पर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट पर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगा वो सूबा करेगा, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी। मतलब कि आपने इनडायरेक्टली ये क्या हुआ है कि पुलिस सर्विस आप पाकिस्तान बनाई हुई है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाई हुई है, और उसके ऑफिसर्स के थ्रू आप चीफ मिनिस्टर को अंडरमाइन करेंगे, आप कैबिनेट को अंडरमाइन करेंगे, और उनके थ्रू जो है वो उन पर प्रेशर डाल के ट्रांसफर पोस्टिंग का आप सूबे में जो है वो अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज टोटल वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सूबे में जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स के जरिए जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये इवन पार्लियामेंट जो है वो सूबाई ऑफिसर्स को अपने कमेटीज में नहीं बुला सकती, क्योंकि पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है। वो सूबाई ऑफिसर्स को जो है वो सिर्फ प्रोविंशियल असेंबली बुला सकती है। तो यहाँ ये भी है कि यहाँ जो ऑफिसर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का हुक्म नहीं मानता, उनको पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाया जाता है। भाई सूबाई ऑफिसर्स तो सूबे की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, वो वहां एक्सरसाइज जो करता है चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसके अंडर में आते हैं। पार्लियामेंट को तो आर्टिकल 142 में पावर ही नहीं है कि वो सूबाई सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट करे या फेडरल गवर्नमेंट सूबे में कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करे। भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप सूबों को जो है वो सैबोटेज कर रहे हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को थ्रू योर ऑफिसर्स, किस कानून के तहत? ठीक है, अगर सर्विसेज बनी भी हुई है, अगर आपने डिवॉल्व नहीं की है, वो तो 18 अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व होनी चाहिए थी या उससे पहले भी होनी चाहिए थी। पहले भी जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे। तो आपने अगर डिवॉल्व नहीं भी की तो आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंसेंट के बगैर जो है वो ऑफिसर को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर है कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर को किसी भी वक्त, वो डिप्यूटेशन पर होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर, वो किसी भी वक्त पर उनको वापस भेज सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि डिप्यूटेशनिस्ट कैन बी सेंट एनी टाइम टू देयर पेरेंट डिपार्टमेंट या पेरेंट गवर्नमेंट, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को ये अख्तियार नहीं है। बस ये रजा जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं ना, कि ये बात बहुत पहले जब नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बना था और उसके अंदर मुशर्रफ साहब की डिवोल्यूशन आई थी, तो जो बैरिस्टर साहब ने कहा ये तब बहुत डिटेल से डिस्कस हुई थी कि जब भी हम डिवॉल्व करेंगे और वो लोकल गवर्नमेंट को भी और फेडरल टू प्रोविंसेस भी डिवोल्यूशन होगी, तो आपको इसके साथ लिंक्ड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म लानी पड़ेगी। जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि कुछ सर्विसेज जो है उनका देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस वक्त तो बाकायदा 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था उसमें तो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्विस की बात की गई थी। ये मतलब इस हद तक गया था। और ये 18वीं तरमीम का जो सबसे बड़ा इस वक्त जो लकूना है या जो एक बहुत बड़ा सुकुम है वो ये है कि आइन ने इख्तियारात तो सब्जेक्ट्स दे दिए, लेकिन अफसरान जो हैं वो डिवॉल्व नहीं हुए।
यानी कि वो फेडरल गवर्नमेंट ने ही जो आपके फौजी, आपके जो चहीते और बैचमेट्स और सीनियर्स और हमारे दोस्त हैं सारे, वो सारे हर कोई 20 ग्रेड के बाद पहुंच के उसी माफिया का हिस्सा बन जाता है, जहां पे वो अपनी सारी कंट्रोल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्ट करते हैं और वो बदलने भी नहीं देते, क्योंकि सारी बातें हर कोई चाहता है इस्लामाबाद में आके उनकी पोस्टिंग हो। एडिशनल सेक्रेटरी, 4 जॉइंट सेक्रेटरी, 2 एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी लगाए हुए हैं। भाई उनकी क्या जरूरत, सूबों को भेजें उनको, वहां पे उनको करें, और जो निचला अमला है उसको भी डिवॉल्व करें। वो भी नहीं हुआ। उस वक्त भी ये जब 18वीं तरमीम हुई तो मुझे याद है हमने इसके ऊपर एक पूरी स्टडी जिन्ना इंस्टीट्यूट में मैंने उसको कंपाइल करके एडिट करके छापा था, और उसमें मैंने खुद भी एक चैप्टर लिखा था इसी मौजू के ऊपर कि ये आपको सिविल सर्विसेज को जब तक डिवॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पर जो डेवोल्यूशन प्लान है वो मुकम्मल नहीं होगा। और आज उसी का जो वो हम भुगत रहे हैं सजा। अभी तो ये ना कि 3 सूबों में एक पार्टी की हुकूमत है, इसलिए बाकी सूबे शोर नहीं मचाते, वहां भी ये मसले चलते रहते हैं, क्योंकि फेडरल इंटरफेरेंस जो है वो हर जगह होती है। तो ये यहाँ पर तो खैर अब क्या बात करें, बड़ी लंबी बहस है इसके ऊपर। तो लोग हमारे यहाँ तो वो पब्लिक ओपिनियन को ये कह दिया गया कि 18वीं तरमीम बहुत बुरी चीज है, इसको बदलना भी मुल्की मफाद में बड़ा जरूरी है। बहरहाल ज़मीर गुमरो साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा भी राय लेते रहेंगे और आपसे सीखते रहेंगे। तो खुदा हाफिज।